पिंक बुक के बारे में। सुबह का वक्त था, लगभग 7:30। आरव अपनी चाय का आखिरी एसआईपी ले रहा था और अपने लैपटॉप को खोलकर काम पर लग गया। उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था, आंखों में एक अलग सी चमक थी, काम करने का जोश स्पष्ट दिख रहा था। जैसे ही वो अपनी एक्सेल शीट्स खोलता, नंबर क्रंचिंग शुरू करता और रिपोर्ट्स लिखता, सब कुछ बड़ी आसानी से होता जा रहा था। उसे खुद भी हैरानी हो रही थी, यार ये मॉर्निंग वाला टाइम कितना प्रोडक्टिव होता है। आरव कोई खास इंसान नहीं था, एक टिपिकल वर्किंग प्रोफेशनल था जो रोज की जिंदगी में एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा था। सुबह उठो, काम करो, दोपहर में थक जाओ, शाम को थोड़ी एनर्जी वापस आ जाए तो बचा कुचा काम निपटा लो। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, व्हेन बाय डैनियल एच पिंक, और उसकी पूरी थिंकिंग बदल गई। उसने जाना कि टाइमिंग कोई गेस वर्क नहीं है, बल्कि एक साइंस है, और हम सब की बॉडी एक हिडन पैटर्न को फॉलो करती है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे समझ में आने लगा कि उसका दिन 3 फेजेस में बंटा होता है, पीक, ट्रॉफ और रिकवरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये फेजेस सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों के साथ होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो थर्ड बर्ड्स होते हैं, यानी ना ज्यादा अर्ली राइजर, ना लेट नाइट आउल, बस एवरेज टाइम पर सोने और जागने वाले लोग। सुबह का टाइम यानी पीक फेज सबसे बेस्ट होता है एनालिटिकल कामों के लिए। उस टाइम दिमाग एकदम अलर्ट होता है। आरव को याद आया कैसे वो रोज सुबह के टाइम अपना सबसे टफ काम कर लेता है, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस डिजाइन करना और ईमेल्स को लॉजिकली हैंडल करना। उस टाइम उसका दिमाग जैसे लेजर फोकस मोड में चला जाता था। लेकिन जैसे ही दोपहर का 1:30 बजता, आरव की एनर्जी जैसे हवा हो जाती। आंखें भारी, माइंड डल और बॉडी स्लगिश। उसका दिमाग चलना बंद कर देता था। उस टाइम कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेने का मन नहीं करता, और कभी लेना भी पड़ता तो बाद में रिग्रेट जरूर होता। एक बार उसे याद आया, दोपहर के इसी लो एनर्जी फेज में उसने एक क्लाइंट को कोड भेज दिया था जो बहुत कम था। बाद में उसके बॉस ने डांट लगाई और कहा, आरव, तुमने इतने कम में डील क्यों फिक्स कर दी? और तब जाकर उसे समझ आया कि उसका जजमेंट उस टाइम पूरी तरह से रिलायबल नहीं था। डेनियल पिंक ने भी किताब में लिखा था कि इसी तरह डॉक्टर्स आफ्टरनून में ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करना, जिससे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। और जजेस भी दोपहर में ज्यादा हार्श डिसीजंस देते हैं, क्योंकि वो भी टायर्ड होते हैं। आरव ने जब ये सब पढ़ा तो उसने सोच लिया कि वो अपनी लाइफ को इस नॉलेज से बेहतर बनाएगा। अब वो क्या करता? अपने सारे एनालिटिकल और हैवी काम सुबह 8 से 11 बजे के बीच करता। ईमेल्स, रिपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस, सब कुछ इसी टाइम। दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता। इस टाइम स्लॉट को वो सेफ जोन मानता था, जहां सिर्फ लाइट काम होते थे, जैसे इनबॉक्स क्लीन करना, फालतू कॉल्स अटेंड करना या थोड़ा वॉक पर चले जाना। शाम होते होते जब 4 बजे से 6 बजे का टाइम आता, उसकी एनर्जी वापस आने लगती रिकवरी फेज। इस फेज में उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड रहता, लेकिन क्रिएटिव भी। अब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता, नए आइडियाज सोचता, टीम के साथ इनफॉर्मल मीटिंग्स रखता। एक बार उसने शाम 5 बजे एक प्रोडक्ट आइडिया पर डिस्कशन किया था, जो बाद में उसके कंपनी के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। तब उसने महसूस किया कि उस रिलैक्स्ड एनर्जी में उसका दिमाग खुला रहता है, बिना प्रेशर के। उसने अपने दोस्त कबीर को भी ये कॉन्सेप्ट बताया। कबीर हंस पड़ा, भाई तू तो जैसे टाइम के साइंटिस्ट बन गया है। आरव ने भी हंसते हुए कहा, साइंस ही तो है, बस हमें समझना है कि हमारा बॉडी और माइंड कब किस चीज के लिए तैयार है। धीरे धीरे कबीर ने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और पाया कि जब उसने अपनी मीटिंग्स को दोपहर से हटाकर सुबह या शाम शिफ्ट किया तो डिस्कशंस ज्यादा प्रोडक्टिव हुए। और जब उसने कोड लिखना सुबह के टाइम किया तो बग्स कम आए। आरव ने अब अपनी टीम में भी ये नॉलेज शेयर करना शुरू किया। उसने कहा, हर किसी की प्रोडक्टिविटी अलग होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पैटर्न सिमिलर होता है, तो क्यों ना हम अपने स्केड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करें। कई लोगों ने ट्राई किया और उनका फीडबैक भी पॉजिटिव रहा। कुछ लोग जिनका क्रोनोटाइप थोड़ा अलग था, मतलब वो नाइट आउल्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से स्केड्यूल एडजस्ट किया। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, टाइमिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। कभी कभी आरव सोचता था कि स्कूल और ऑफिस में हमेशा इस चीज को इग्नोर क्यों किया जाता है। मतलब
बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल भेजते हैं, जबकि रिसर्च कहती है कि टीनेजर्स का ब्रेन लेट वेकअप के लिए वायर्ड होता है। और ऑफिसेज में सबको एक ही टाइम पर काम करने के लिए कहा जाता है, बिना समझे कि कौन किस टाइम पर बेस्ट परफॉर्म करता है। अब जब भी कोई आरव से प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट पूछता तो वो कहता, काम कैसे करते हो ये मैटर करता है, लेकिन कब करते हो ये उससे भी ज्यादा मैटर करता है। आरव की लाइफ में अब पहले से ज्यादा क्लैरिटी थी। वो जानता था कि किसी भी दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कब ब्रेक लेना है और कब अपने आइडियाज को उड़ान देनी है। और ये सब पॉसिबल हुआ बस एक छोटी सी बात समझकर कि टाइमिंग कोई मिस्ट्री नहीं, एक साइंस है। तुम भी सोचो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दोपहर में तुम्हारी एनर्जी कैसे लो हो जाती है? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। या क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? अगली बार जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो एक बार घड़ी देखना, हो सकता है तुम्हें भी अपना हिडन पैटर्न मिल जाए। क्योंकि जिंदगी में सही चीज को सही टाइम पर करना ही असली मास्टरी है। एक बार की बात है, आरव की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। क्लाइंट एक फॉरेन बैंक था और डील काफी हाई स्टेक थी। पूरे हफ्ते से टीम दिन रात काम कर रही थी और आखिरकार फ्राइडे को फाइनल डिसीजन मीटिंग रखी गई। टाइम था दोपहर के 2:30। आरव ने सुबह अपने सारे की पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए थे, प्रेजेंटेशंस रेडी थी और स्ट्रैटेजी भी सेट थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वक्त करीब आया, उसकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगी। आंखों में हल्की हैवीनेस, माइंड में हल्का कंफ्यूजन। वो महसूस कर रहा था कि फोकस स्कैटर हो रहा है। फिर भी उसने खुद को संभाला, टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में गया और मीटिंग शुरू हुई। क्लाइंट की तरफ से भी 3 लोग मौजूद थे, सभी विजिबली टायर्ड दिख रहे थे। मीटिंग की शुरुआत ठीक हुई, पर जैसे जैसे डिस्कशन गहराया, कुछ क्रूशियल डिसीजंस पर डिसएग्रीमेंट होने लगे। आरव की तरफ से जो ऑप्शन सबसे लॉजिकल थी, उसे क्लाइंट बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, जबकि यही ऑप्शन सुबह की छोटी इंटरनल मीटिंग में सबको बेस्ट लगी थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ऑब्वियस बात को ये लोग क्यों ओवरलुक कर रहे हैं। मीटिंग 3 घंटे चली और आखिर में एक कॉम्प्रोमाइज वाला सोल्यूशन लिया गया, जो न क्लाइंट के लिए आइडियल था न कंपनी के लिए। बाहर निकलते ही आरव ने कहा, कुछ ठीक नहीं था इस मीटिंग में। उसी वीकेंड आरव फिर से अपनी पढ़ी हुई किताब व्हेन के नोट्स रिवाइज कर रहा था। एक चैप्टर पर नजर पड़ी, आफ्टरनून्स एंड डिसीजन फटीग, और जैसे सब कुछ क्लिक हो गया। डैनियल पिंक इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारा माइंड डिसीजंस लेते लेते थकने लगता है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग, एक ऐसी कंडीशन जहां आपके सोचने और चुनने की कैपेसिटी डल हो जाती है। इसका प्रूफ भी उन्होंने रिसर्च से दिया था। एक स्टडी में देखा गया कि जजेस सुबह ज्यादा पैरोल ग्रांट करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता और स्पेशली लंच से पहले, उनके डिसीजंस काफी स्ट्रिक्ट हो जाते थे, इवन व्हेन केसेस वर वेरी सिमिलर। यानी उन्होंने लॉ के लॉजिक से नहीं, बल्कि अपनी थकान से इन्फ्लुएंस्ड होकर फैसला लिया। आरव को लगा, एग्जैक्टली यही हुआ हमारी मीटिंग में। क्लाइंट की टीम भी टायर्ड थी। उन्होंने लॉजिकल बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका दिमाग अब क्लियर डिसीजंस लेने में केपेबल नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि हम हर वक्त रैशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि माइंड कितना जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है। जब माइंड टायर्ड होता है तो या तो हम डिसीजंस टाल देते हैं या फिर वही चुनते हैं जो सबसे इजी हो, ना कि बेस्ट। आरव को याद आया कि वो खुद भी अक्सर दोपहर के बाद स्नैक में कुछ अनहेल्थी खा लेता था, कभी चिप्स, कभी एक्स्ट्रा चाय या कोक, क्योंकि उसके अंदर की विल पावर उस वक्त वीकेस्ट होती थी। डिसीजन फटीग ना सिर्फ बिजनेस या कोर्ट रूम्स में असर डालता है, बल्कि हमारी डेली चॉइसेस में भी। उसी दिन से आरव ने एक और बदलाव किया। उसने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस या मीटिंग्स को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। क्लाइंट फेसिंग कॉल्स, प्राइसिंग डिस्कशंस या इंटरनल अप्रूवल्स अब सब सुबह 10 बजे से पहले होते, और अगर कोई जरूरी मीटिंग दोपहर में रखनी ही पड़ी तो वो बीच में 15 मिनट का प्रॉपर ब्रेक जरूर प्लान करता, स्नैक्स, चाय, थोड़ा वॉक, ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। एक बार एचआर डिपार्टमेंट में एक हायरिंग इंटरव्यू रखा गया, टाइम था 3 बजे का। आरव को कैंडिडेट पसंद आया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अनश्योर था। उसने कहा, चलो
इसे कंफर्म करने से पहले कल सुबह दोबारा प्रोफाइल देखेंगे। अगली सुबह जब माइंड फ्रेश था तो उसे साफ दिखा कि कैंडिडेट कितना पोटेंशियल रखता है। उसने ऑफर लेटर भेज दिया और वो कैंडिडेट बाद में कंपनी के सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉइज में से एक बना। आरव को अब समझ आ गया था कि डिसीजंस लेने की कैपेसिटी कोई कांस्टेंट चीज नहीं होती। दिन के साथ साथ वो चेंज होती रहती है, और अगर तुम उस चेंज को इग्नोर करोगे तो बहुत सारी रॉन्ग कॉल्स तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। आरव ने फिर अपने जूनियर टीममेट नीलिमा को समझाया, जो कई बार दोपहर में फ्रस्ट्रेटेड डिसीजंस ले लेती थी और बाद में रिग्रेट करती थी। उसने एग्जाम्पल देकर समझाया, सोचो तुम मोबाइल खरीदने गई हो। सुबह के टाइम 3 ऑप्शंस दिखे, तुमने काल्मली एनालाइज किया और एक बेस्ट फोन चूज किया। अब सोचो वही शॉपिंग तुम शाम को करती, जब तुम्हारा माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है और सेल्स गाय 5 विकल्प सामने रख देता है। क्या तुम उतना ही कॉन्फिडेंट डिसीजन लोगी? नीलिमा ने हंसते हुए कहा, शायद नहीं। मैं तो शायद कह देती, जो भी ट्रेंडिंग है वही दे दो। बस यही होता है डिसीजन फटीग, आरव ने कहा। एक इंटरेस्टिंग बात और थी जो आरव ने ऑब्जर्व की, सर्जरी डेटा। डैनियल पिंक ने बताया था कि दोपहर की सर्जरी में जटिलता दर ज्यादा होता है तुलना में सुबह की सर्जरी की। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनकी अलर्टनेस कम होती है और रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए स्मार्ट हॉस्पिटल्स अब स्केड्यूल्स शिफ्ट कर रहे हैं और क्रिटिकल ऑपरेशंस को मॉर्निंग में प्रायोरिटाइज करते हैं। आरव ने यह प्रिंसिपल अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया। अब वो बड़ी फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लान्स या होम रिनोवेशन बजट हमेशा वीकेंड की सुबह लेता था। और अगर कभी उसकी वाइफ उससे शाम को पूछती, किचन में नया चिमनी लगवाएं क्या, तो वो हंसते हुए कहता, कल सुबह बात करेंगे। धीरे धीरे आरव के दोस्तों को भी उसके इस मेथड में इंटरेस्ट आने लगा। एक दोस्त आदित्य, जो खुद एक स्टार्टअप फाउंडर था, उसने भी ऑब्जर्व किया कि जब वो इन्वेस्टर से शाम को पिच करता तो रिजेक्शन चांसेस ज्यादा रहते थे। अब वो मॉर्निंग स्लॉट्स को बुक करने लगा एंड उसके पिच सक्सेस रेट में भी सुधार आया। आरव अब एक कॉन्फिडेंट इंसान था जो न सिर्फ टाइम को मैनेज करता था बल्कि उसे अंडरस्टैंड भी करता था। उसका कैलेंडर एक तरह का सीक्रेट वेपन बन गया था, हर काम को बेस्ट टाइम पर रखना ताकि उसका दिमाग, एनर्जी और डिसीजंस अलाइंड रहे। अगर कभी कोई कहता, यार टाइम मैनेज करना मुश्किल है, तो आरव मुस्कुराकर कहता, मैनेज मत करो, समझो कि कौन सा काम कब करना है। वही असली स्मार्टनेस है। और यही असली सीख थी उस चैप्टर की, हर डिसीजन इक्वल नहीं होता और हर वक्त डिसीजन लेने का सही टाइम नहीं होता। खुद को समझो, अपने एनर्जी लेवल्स को फील करो और डिसीजंस तब लो जब दिमाग सबसे क्लियर हो। क्योंकि सही डिसीजन लेना सिर्फ नॉलेज पर नहीं, उस डिसीजन को लेने के वक्त की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। शायद इसीलिए कहते हैं टाइमिंग है सब कुछ। आरव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल हो गई थी। उसने व्हेन किताब के पहले 2 चैप्टर्स को अपनी रूटीन में अप्लाई कर लिया था। मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, आफ्टरनून में लाइट काम रखना और शाम को क्रिएटिव चीजें एक्सप्लोर करना। लेकिन एक दिन उसे अपने ही घर में एक नई चीज समझ आई जो उसने पहले कभी इतनी डिटेल में नोटिस नहीं की थी। उसकी छोटी बहन अनुष्का, जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, अक्सर देर रात तक जागती थी। कभी नॉवेल पढ़ती, कभी यूट्यूब पे म्यूजिक सुनती, तो कभी अकेले ही व्हाइट बोर्ड पर कुछ ड्रॉ कर रही होती। एक दिन आरव सुबह जल्दी उठा और देखा कि अनुष्का अभी तक सोई नहीं थी। रात भर जाग रही थी? आरव ने पूछा। हाँ भैया, रात को आइडियाज आते हैं, अनुष्का ने हंसते हुए कहा। पर ये तो अनहेल्थी है ना, दिन में उठो, काम करो, सब यही करते हैं। आरव ने थोड़ा कंसर्न दिखाया। डे में माइंड स्लो फील करता है, जैसे कुछ स्पार्क मिसिंग होता है, बट नाइट में सब ज्यादा क्लियर लगता है, उसने जवाब दिया। आरव थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन फिर उसे डैनियल पिंक की किताब में पढ़ा चैप्टर याद आया, क्रोनोटाइप्स, लार्क्स, आउल्स एंड थर्ड बर्ड्स। किताब में बताया गया था कि हर इंसान का बॉडी क्लॉक अलग होता है। कुछ लोग नेचुरली जल्दी उठने वाले होते हैं, जिन्हें लार्क्स कहते हैं। ये लोग सुबह में सबसे ज्यादा एक्टिव और अलर्ट होते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरे होते हैं आउल्स, जो लेट स्लीपर्स और लेट राइजर्स होते हैं। ये लोग रात में ज्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं, जबकि सुबह उनका माइंड डल रहता है। और फिर आते हैं थर्ड बर्ड्स। ये मेजॉरिटी लोग होते हैं जो ना ज्यादा जल्दी उठते हैं
न बहुत लेट। इनका पीक परफॉर्मेंस मिड मॉर्निंग के आसपास होता है। आरव को एहसास हुआ कि वो खुद एक थर्ड बर्ड था। उसे सुबह 9 से 12 के बीच का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव लगता था। पर अनुष्का क्लियरली एक आउल थी। उसके आइडियाज और मोटिवेशन रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे। आरव ने उस दिन अनुष्का से कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि क्यूरियोसिटी से पूछा, तुझे दिन में क्या डल फील होता है? हाँ भैया, सुबह जब सब एक्टिव होते हैं मेरा माइंड उस टाइम स्लो होता है। मीटिंग्स या डिस्कशंस में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन रात में जैसे सब अंदर से अवेकन हो जाता है। आरव को समझ आया कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ हैबिट से नहीं, बायोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस होती है। उसने अनुष्का के लिए गिल्ट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जहां वो अपने तरीके से काम कर सके। कुछ दिन बाद आरव की कंपनी में एक इंटर्न आया, नाम था राघव। बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, लेकिन मॉर्निंग स्टैंड अप्स में हमेशा एब्सेंट या स्लीपी रहता था। कुछ सीनियर्स उसे इररिस्पॉन्सिबल मानने लगे थे। आरव ने उससे वन ऑन वन में बात की और कैजुअली पूछा, तू रात में बेटर फील करता है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, रात को कोडिंग में मजा आता है, माइंड बहुत फोकस्ड रहता है। आरव मुस्कुराया और बोला, तो सुबह कोडिंग छोड़, डॉक्यूमेंटेशन या रिव्यू कर, और रात को जब पीक फील हो तब कोड लिख। राघव की परफॉर्मेंस अचानक से इंप्रूव हो गई और बाकी टीम भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग को अप्रिशिएट करने लगी। आरव ने ऑफिशियली एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, क्रोनो फ्लेक्स आवर्स, जहां एम्प्लॉइज अपने क्रोनोटाइप के हिसाब से काम प्लान कर सकते थे। अब कंपनी में 3 तरह की पीपल एक्टिव रहते थे। लार्क्स, जो सुबह 7 बजे से काम शुरू करते, थर्ड बर्ड्स, जो 9 से 10 बजे पीक करते, और आउल्स, जो दोपहर बाद या रात को एक्टिव रहते। हर एम्प्लॉई ने अपना क्रोनोटाइप खुद डिस्कवर किया। एक सिंपल सर्वे कराया गया, जिसमें पूछा गया, तुम्हें कब सबसे फ्रेश फील होता है? कब तुम बेस्ट डिसीजंस ले सकते हो? कब तुम सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो? आरव ने देखा कि जब लोग अपने नेचुरल टाइम में काम करते हैं तो ना सिर्फ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि उनकी सेटिस्फैक्शन भी डबल हो जाती है। नो मोर फोर्सफुल अलार्म्स, नो मोर ड्रैगिंग आफ्टरनून्स। किसी ने पूछा, लेकिन मीटिंग्स कैसे होंगी अगर सब अलग अलग टाइम पर एक्टिव हैं? आरव ने सॉल्यूशन निकाला, हर हफ्ते एक ही फिक्स्ड स्लॉट रहेगा मीटिंग्स के लिए। जब मेजॉरिटी लोग अलर्ट हों, मोस्टली मिड मॉर्निंग, बाकी टाइम हर कोई अपने पीक आवर्स में काम करेगा। आरव को अब डैनियल पिंक की बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लगने लगी थी। क्रोनोटाइप जानना मतलब अपनी बायोलॉजिकल वायरिंग को समझना, और जब तुम अपने नेचुरल रिदम के साथ काम करते हो। एक वीकेंड पर आरव और अनुष्का एक कैफे में बैठे थे। आरव ने पूछा, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? अनुष्का बोली, मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती हूँ, लेट नाइट लर्नर के नाम से, जहां रात को पढ़ने या सोचने वाले लोगों के लिए कंटेंट बनाऊं। आरव ने सरप्राइज होकर कहा, वाओ, दैट्स यूनिक, और तू अपने टाइम में शाइन करेगी। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, थैंक्स टू यू एंड मिस्टर पिंक। आरव को अब समझ आ गया था कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। एक लार्क को आउल बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और ना ही आउल को लार्क बनने के लिए। क्रोनोटाइप कोई वीकनेस नहीं, वो तो एक सीक्रेट स्ट्रेंथ है, बस उसे समझने की जरूरत है। किसी की मॉर्निंग डल हो सकती है तो किसी की नाइट ब्राइट। किसी को सुबह की चाय के साथ क्लैरिटी मिलती है तो किसी को रात की खामोशी में इंस्पिरेशन। अब आरव का कैलेंडर पहले से भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया था। उसने अपने ही एक व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया था, डोंट फाइट योर टाइम, फ्लो विद इट। कई बार लोग खुद को पुश करते रहते हैं कि जल्दी उठो, ज्यादा एक्टिव रहो या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बनो, लेकिन जब तुम खुद को ही नहीं समझते तो वो प्रोडक्टिविटी सिर्फ स्ट्रेस बन जाती है। आरव ने अपने बाकी दोस्तों को भी एनकरेज किया कि वो अपने क्रोनोटाइप डिस्कवर करें। किसी ने सुबह की वॉक से एनर्जी ली तो किसी ने रात की प्लेलिस्ट से आइडियाज निकाले। कहानी का सिंपल सा मैसेज यही था, हर इंसान की बॉडी क्लॉक यूनिक होती है, उसे फॉलो करो, ना कि सोसाइटी के तय किए हुए क्लॉक को। और अगर तुम अपने पीक को पहचान लोगे तो सक्सेस सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी, क्योंकि हर घड़ी की टन टन अलग होती है, और जब तुम अपनी घड़ी से सिंक हो जाते हो तभी असली मैजिक शुरू होता है। बस अब आरव को पता था कि वो सुबह का थर्ड बर्ड है, उसकी बहन आउल है और उनके पापा प्योर लार्क, लेकिन सब अपने अपने वक्त पर उड़ान भर रहे हैं अपने अपने स्काई में। आरव की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। उसने अपनी बॉडी क्लॉक को समझ लिया था, अपने पीक आवर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे
और काम उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया था। कंपनी में प्रोडक्टिविटी लेवल्स काफी इंप्रूव हो गए थे, लोग खुश रहने लगे थे। लेकिन एक चीज थी जो अब भी कई लोगों को परेशान कर रही थी, मिड डे बर्नआउट। कई बार ऐसा होता कि दोपहर के बाद सब स्लगिश महसूस करने लगते, चाहे मॉर्निंग कितनी ही प्रोडक्टिव क्यों ना रही हो। लंच के बाद एक भारीपन छा जाता, किसी का कंसंट्रेशन टूटने लगता, किसी की आंखें स्क्रीन पर टिक नहीं पाती, और कुछ लोग तो मीटिंग में जम्हाई लेते पकड़े जाते। एक दिन आरव अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर इंटेंस डिस्कशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी दोपहर के 2 बजे छूती, माहौल बदलने लगा। सबके चेहरों पर थकावट सी नजर आने लगी। कोई चुप हो गया, किसी के जवाब स्लो हो गए, और कुछ तो बार बार पानी पीने उठने लगे ताकि थोड़ा रिफ्रेश महसूस करें। आरव ने खुद महसूस किया कि उसका फोकस ब्रेक हो रहा है। वो अपनी ही बात रिपीट करने लगा, और उसे याद भी नहीं रहा कि उसने कौन सी स्लाइड दिखा दी और कौन सी नहीं। मीटिंग के बाद वो अपनी सीट पर बैठा और सोच में पड़ गया, क्या यह सिर्फ लंच का असर है या कुछ और। तभी उसे डैनियल पिंक की किताब जब का एक और चैप्टर याद आया, द पावर ऑफ ब्रेक्स। किताब में बताया गया था कि ब्रेक्स कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। अगर सही टाइम पर सही तरीके से ब्रेक ली जाए तो माइंड रिफ्रेश होता है, बॉडी री एनर्जाइज होती है, और ओवरऑल फुओ मानसु बूस्ट होती है। अगले दिन आरव ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने पूरे ऑफिस में एक ब्रेक बेल लगवाई। हर 90 मिनट बाद एक सॉफ्ट बेल बजे जो रिमाइंड करे कि अब 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन यह सिर्फ कोई भी ब्रेक नहीं थी। आरव ने 4 गोल्डन रूल्स बनाए जो उसने पिंक की किताब से सीखे थे। पहला रूल था सोशल ब्रेक्स। जब लोग ब्रेक में दूसरों से बात करते हैं, चाहे हल्की फुल्की गॉसिप हो या बस चाय के साथ एक हंसी मजाक, तो उनका माइंड लाइटन होता है, स्ट्रेस कम होता है और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनते हैं। दूसरा रूल था एक्टिव ब्रेक्स। स्क्रीन से हटकर थोड़ा चलो फिरो, थोड़ा स्ट्रेच करो। ये मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और माइंड को ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा रूल था नेचर बेस्ड ब्रेक्स। बाहर जाओ, पेड़ों को देखो, आसमान को ऑब्जर्व करो। रिसर्च बताती है कि ग्रीनरी या ओपन स्काई को बस कुछ मिनट देखने से ही माइंड काल्म हो जाता है। और चौथा रूल था फुली डिटैच्ड ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब फोन या ईमेल नहीं देखना, माइंड को स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करो, तभी असली रिफ्रेशमेंट पॉसिबल है। आरव ने ब्रेक जोन्स क्रिएट किए, बैल्कनी में 2 बीन बैग्स रखे, कैफेटेरिया में इंडोर प्लांट्स लगाए और कुछ आर्ट बुक्स भी रख दी। साथ ही ऑफिस में एक नो स्क्रीन कॉर्नर बनाया जहां लोग मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे। पहले तो कुछ लोग हिचकिचाए, इतने ब्रेक लेंगे तो काम कब करेंगे, किसी ने कहा। आरव मुस्कुराकर बोला, काम तभी होगा जब माइंड काम करने लायक होगा। 3 दिन बाद ही फर्क दिखने लगा। वो जो आफ्टरनून वाली डलनेस थी वो काफी कम हो गई थी। लोग ज्यादा अलर्ट लगने लगे और उनकी एनर्जी कंसिस्टेंट रहने लगी। एक दिन निधि, जो एचआर टीम में थी, ने बताया कि उसने गार्डन में 10 मिनट की वॉक ली और उसका हेडेक खुद ब खुद चला गया। राहुल, जो डेवलपर था, बोला कि उसने चाय ब्रेक के टाइम अपने दोस्त से सिर्फ 2 जोक्स सुने और उसकी कोडिंग एफिशिएंसी डबल हो गई। आरव को यह सुनकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। उसे अब लगने लगा कि ब्रेक को सीरियस लेना भी प्रोडक्टिविटी का एक हिस्सा है। फिर उसने एक फन चैलेंज रखा, ब्रेक बिंगो, जिसमें हर एम्प्लॉय को वीक में कम से कम 4 तरह की ब्रेक्स लेनी थी। एक सोलो वॉक, एक दोस्त के साथ टी ब्रेक, एक प्लांट्स के बीच बैठना और एक टेक फ्री टाइम। जिन्होंने चैलेंज कंप्लीट किया उन्हें फ्राइडे को सरप्राइज ब्राउनी मिला। अब ब्रेक लेना कोई गिल्टी फीलिंग नहीं थी, बल्कि एक सेलिब्रेटेड पार्ट बन चुका था वर्क कल्चर का। एक बार आरव खुद बहुत स्ट्रेस में था। कंटिन्यूअस मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और पर्सनल कमिटमेंट्स ने उसे मेंटली ड्रेन कर दिया था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सीधा बालकनी में चला गया। वहां बैठकर बस क्लाउड्स को देखता रहा। कोई फोन नहीं, कोई नोट नहीं, सिर्फ हवा, सूरज और खुद से एक छोटी सी बात। 10 मिनट बाद जब वापस आया तो उसने रियलाइज किया कि उसके पेंडिंग डिसीजंस अब ज्यादा क्लियर लग रहे थे। उसे समझ आया कि ब्रेक्स सिर्फ एनर्जी रिचार्ज करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो क्लैरिटी लाने का भी काम करते हैं। वो छोटे पॉजेज माइंड को रीअलाइन करने का मौका देते हैं। आरव ने अब अपनी प्रेजेंटेशंस में एक नई स्लाइड ऐड कर दी, ब्रेक इज नॉट अ पॉज, इट्स अ पावर अप।
घर पर भी अब वो ब्रेक को सीरियसली लेने लगा। शाम को बहन अनुष्का के साथ टेरेस वॉक, कभी पापा के साथ लेमन टी, कभी खुद के लिए 15 मिनट का म्यूजिक सेशन। अब उसके दिन में सिर्फ काम के ब्लॉक्स नहीं थे, बल्कि माइंडफुल ब्रेक्स के भी फिक्स्ड स्लॉट्स थे। एक दिन क्लाइंट ने पूछा, आपकी टीम इतना स्मूथ काम कैसे करती है? नो डिले, नो बर्नआउट। आरव ने हंसते हुए कहा, हम काम करते हैं ब्रेक्स के साथ, ना कि ब्रेक्स के बाद। कहानी अब यहां पहुंची थी कि आरव ने वेन किताब से जो सीखा था उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि उसे टीम कल्चर बना दिया। आज जब भी कोई नया एम्प्लॉई आता है, ऑन बोर्डिंग में सबसे पहले उसे एक ब्रेक जर्नल दिया जाता है, जिसमें वो अपनी आइडियल ब्रेक टाइप नोट करता है। और सबसे बड़ी बात, हर एम्प्लॉई को यह सिखाया जाता है कि ब्रेक लेना कोई आलस्य नहीं, बल्कि स्मार्टनेस है। क्योंकि जिस तरह मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही माइंड को ब्रेक देना जरूरी है। बिना रिचार्ज के कोई भी मशीन परफॉर्म नहीं करती, चाहे वो मशीन हो या इंसान। आरव अब खुद भी हर 90 मिनट पर अलार्म सेट करता है, जो रिमाइंड करता है, गेट अप, ब्रीद, मूव। कभी कभी वो खुद से बस इतना पूछता है, तेरा माइंड अब रेडी है या टायर्ड? और अगर आंसर टायर्ड होता है तो वो गिल्ट फ्री ब्रेक लेता है, क्योंकि उसे पता है यही उसका फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बूस्टर है। कई बार बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से पॉज से होती है, और आरव अब वो पॉज लेना सीख चुका है, सही टाइम पर, सही तरीके से। आरव की लाइफ अब काफी हद तक बैलेंस्ड हो चुकी थी। उसने टाइम का साइंस समझ लिया था, ब्रेक की पावर जान ली थी, और अपनी टीम में एक हेल्थी, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। लेकिन अब उसकी नजर एक और चैलेंज पर थी, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और उनके बीच में आने वाला डल फेज। एक नई गवर्नमेंट एजेंसी से मिला टेंडर उन्हें अगले 3 महीने में एक नया डिजिटल पोर्टल डिजाइन करने का था। आरव और उसकी टीम ने मंडे को प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत करने का प्लान बनाया। लेकिन इस बार आरव ने कुछ अलग करने का सोचा। उसे डैनियल पिंक की किताब व्हेन के अगले चैप्टर्स याद आ रहे थे, बिगिनिंग्स और मिड पॉइंट्स का साइंस। सुबह सुबह ऑफिस में एक एनर्जेटिक वाइब थी। सब अपने लैपटॉप्स खोलकर बैठे थे, फ्रेश कॉफी की खुशबू फैल रही थी और हर कोई एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन आरव जानता था कि ये एंथुजियाज्म टेम्पोरेरी है। शुरुआत में सब मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बीच आते आते पेस धीरे धीरे गिरने लगता है। इसलिए इस बार उसने प्रोजेक्ट की शुरुआत को एक इवेंट बना दिया। एक छोटा सा लॉन्च सेरेमोनी रखा, जिसमें सबने मिलकर प्रोजेक्ट का नाम रखा नवदृष्टि। उसने एक सिंबॉलिक रिबन कट कराया और हर टीम मेंबर को एक पर्सनलाइज्ड गोल डायरी दी गई। फिर वो बोला, हर प्रोजेक्ट की शुरुआत सिर्फ काम का बिगिनिंग नहीं होती, वो एक इमोशन सेट करती है, और यही इमोशन आगे तक मोमेंटम बनाए रखती है। उसने स्कूल टाइमिंग्स के बारे में भी बात की। जैसे बच्चों की पढ़ाई सुबह लेट शुरू होने पर उनके मार्क्स और हेल्थ दोनों इंप्रूव हो जाते हैं, वैसे ही किसी भी चीज की शुरुआत अगर सही टाइम पर और सही माइंडसेट से हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट का एग्जाम्पल देते हुए उसने बताया कि कैसे लोग मंडे को जिम जाना स्टार्ट करते हैं, न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बर्थडेज पर नए गोल सेट करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत का अपना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिर आरव ने अपनी टीम से कहा, लेट्स ट्रीट दिस मंडे एज आवर न्यू ईयर। हर टास्क का पहला दिन ऐसा होना चाहिए कि हम खुद को रिमाइंड कर सकें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। शुरुआत शानदार रही। टीम ने पहले हफ्ते में ही बेसिक वायर फ्रेम्स डिजाइन कर दिए, क्लाइंट से फीडबैक लिया और डेडलाइन सेट कर दी। लेकिन 2 हफ्ते बाद सब कुछ धीमा होने लगा। कुछ लोग मीटिंग्स में लेट आने लगे, कुछ ने अपडेट ईमेल्स भेजना बंद कर दिया। 3 हफ्ते बाद आरव को समझ आया, वो ही हो रहा है जो हर बार होता है, द मिड पॉइंट स्लंप। पिंक ने अपनी किताब में लिखा था कि प्रोजेक्ट्स का मिड पॉइंट एक ट्रिकी जोन होता है, जहां एक तरफ मोटिवेशन गिरने लगती है, वहीं अगर ठीक से हैंडल किया जाए तो यही मिड पॉइंट एक वेकअप कॉल भी बन सकता है। आरव ने सबसे पहले टीम का पल्स चेक किया। उसने इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की, पूछा, तुम्हें काम में एक्साइटमेंट मिल रही है? क्या कहीं स्टक फील कर रहे हो? सबने एक जैसा ही कहा, स्टार्ट में मजा आ रहा था, अब थोड़ा मोनोटोनस लग रहा है। बस आरव को अब एक्शन लेना था। उसने एक सरप्राइज मिड पॉइंट रिचार्ज मीट रखी। मीटिंग में उसने प्रोजेक्टर पर एक स्लाइड डाली, आप पीछे नहीं हैं, यूर हाफ वे डन। उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई एनबीए में किए गए एक रिसर्च का, जिसमें देखा गया कि जो बास्केटबॉल टीम्स
हाफ टाइम पर सिर्फ एक पॉइंट से पीछे होती हैं, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, हम बस थोड़ा पीछे हैं, जीतने का रास्ता सामने है। फिर आरव ने सबको व्हाइट बोर्ड मार्कर्स दिए और कहा, राइट डाउन वन थिंग यू डिड ग्रेट इन फर्स्ट हाफ, और एक चीज जो नेक्स्ट हाफ में इंप्रूव करनी है। वो सेशन इतना एंगेजिंग हो गया कि सबकी आईज फिर से चमक उठी। कुछ ने लिखा, कम्युनिकेशन फास्ट किया। किसी ने कहा, नेक्स्ट स्प्रिंट में यूआई पॉलिश करना है। मीटिंग के बाद टीम वापस वर्कस्पेस में लौटी, लेकिन अब एनर्जी और पर्पस दोनों अलग थे। आरव ने अगले दिन से मिड पॉइंट माइलस्टोन ट्रैकर शुरू किया। हर मेंबर को एक छोटा सा वीकली गोल मिलता और हफ्ते के एंड में एक 10 मिनट का सेलिब्रेट सेशन होता। चाहे वो माइलस्टोन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको काउंट किया जाता। धीरे धीरे मोमेंटम फिर से बिल्ड होने लगा। जो काम अटक रहे थे वो प्रोग्रेस करने लगे। लोग आपस में ज्यादा कोलैबोरेट करने लगे। एक दिन तन्वी, जो फ्रंट एंड डेवलपर थी, बोली, आरव, ये मिड पॉइंट वाला ट्रिक बहुत काम कर गया। पहले तो लगता था बस काम खत्म करना है, अब लगता है हम कुछ बना रहे हैं जिसका इंपैक्ट होगा। आरव मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है। अब जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता, आरव 3 चीजें हमेशा करता। एक पावरफुल बिगिनिंग प्लान करना, मिड पॉइंट पर टीम का एनर्जी मीटर चेक करना और छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करना। उसे अब यह साफ समझ आ गया था कि कोई भी काम तभी इम्पैक्टफुल बनता है जब उसकी शुरुआत दिल से हो और बीच में गिरते हुए उत्साह को फिर से उठाना भी एक कला हो। क्योंकि किसी भी जर्नी में सिर्फ शुरुआत और अंत नहीं, बीच का वो कर्व सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। और अब आरव उस कर्व को संभालना सीख चुका था। नवदृष्टि प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी चरण में था। आरव और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की थी। हर स्मॉल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने की स्ट्रैटेजी ने काम किया था। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज थी एंडिंग। आरव जानता था कि लोगों को किसी भी एक्सपीरियंस की याद उसी तरह रहती है जैसे वो खत्म होता है। ये बात उसने डैनियल पिंक की किताब व्हेन के एक चैप्टर में पढ़ी थी। किताब में लिखा था कि इंसान किसी भी इवेंट को उसके सबसे इंटेंस मोमेंट और उसके अंत के आधार पर याद करता है। इसे कहते हैं पीक एंड रूल। यानी अगर शुरुआत अच्छी थी, बीच में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन अंत स्ट्रांग और इमोशनल हो तो पूरी जर्नी अच्छी लगती है। आरव ने सोचा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये एक याद बनने जा रही है। वो चाहता था कि हर टीम मेंबर को यह अनुभव हमेशा पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लगे। प्रोजेक्ट के आखिरी हफ्ते में उसने 2 चीजें प्लान की। पहली, एक इम्पैक्ट वीडियो जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की जर्नी हो, स्ट्रगल्स हो, फन मोमेंट्स हो और अचीवमेंट्स हो। दूसरी, एक लास्ट डे सेलिब्रेशन जो सिर्फ पार्टी ना होकर एक इमोशनल गुड बाय हो इस प्रोजेक्ट को। वीडियो बनाते वक्त सबके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। कोई डिजाइन करते हुए दिख रहा था, कोई लेट नाइट पिज्जा खा रहा था, कोई क्लाइंट कॉल पर हंस रहा था। सबने रियलाइज किया कि यह सिर्फ काम नहीं था, ये एक शेयर्ड जर्नी थी। फिर आया आखिरी दिन। नवदृष्टि का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। क्लाइंट ने तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन आरव ने एंड को सिर्फ प्रोफेशनल क्लोजर तक सीमित नहीं रखा। लॉन्च के बाद सबको एक हॉल में बुलाया गया। लाइट्स डिम थीं, प्रोजेक्टर पर वो वीडियो प्ले हुई। शुरुआत में सब हंसते रहे, लेकिन जैसे जैसे मोमेंट्स डीपर होते गए, कई लोगों की आंखें नम हो गईं। आरव ने स्टेज पर आकर एक छोटा सा स्पीच दिया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये हमारे एफर्ट का रिफ्लेक्शन है। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, बीच में स्लंप था, लेकिन हम सब ने मिलकर इसे एक स्ट्रॉन्ग फिनिश दी। यही है टीम वर्क का मैजिक। सबने ताली बजाई और एक फाइनल ग्रुप फोटो ली गई। वो फोटो सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, वो एक मेमोरी थी, एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग की जो पूरी जर्नी को गोल्डन बना गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव अब एक नए कॉन्सेप्ट से फैसिनेटेड था, ग्रुप टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन। नवदृष्टि प्रोजेक्ट के दौरान उसने एक बात ऑब्जर्व की थी, जब सब लोग एक साथ काम कर रहे थे एक रिदम में, तो प्रोडक्टिविटी और बॉन्डिंग दोनों हाई हो जाती थी। कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में सब एक साथ आइडियाज थ्रो करते, कभी लेट नाइट डीबगिंग में सब एक ही बीट पर काम करते। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक तरह की सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी थी। डैनियल पिंक की किताब में एक एक्सपेरिमेंट था जहां रिसर्चर्स ने देखा
कि जो लोग एक साथ वॉक करते हैं या एक साथ कोई एक्टिविटी करते हैं, उनमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।